वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वेलकम करते हैं अगेन YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की अपने एडिटोरियल क्लास में 6 जुलाई को द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स इसका टाइटल है। आपने SCO का नाम सुना होगा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चाइना बेस्ड एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान सभी आपको मेंबर्स मिलेंगे। अब SCO को छोड़ने का वक्त क्यों इंडिया के लिए आ चुका है, इस आर्टिकल में आपको बताया गया है। शुरू करेंगे इस इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल आर्टिकल को। बहुत मुश्किल नहीं है पढ़ने में, लेकिन आर्टिकल पे एक बढ़िया लेवल का मैंने क्विज़ बना दिया है। आर्टिकल पढ़ने में इजी है, लेकिन क्विज़ का लेवल थोड़ा अच्छा है। कोशिश करेंगे कि इस क्विज़ में अपने को 8 में से 8 मार्क्स मिले। मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा आर्टिकल पढ़ाते हुए, आपको इस क्विज़ पे अप्लाई करनी है। शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है जी डिमिनिशिंग रिटर्न्स। देखिए, रिटर्न्स होती हैं फ़ायदा, मुनाफा, बेनिफिट। आपने सुना होगा ना, भाई मुझे इस पॉलिसी पे इतनी रिटर्न्स मिल रही हैं, इस स्कीम में इतनी रिटर्न्स हैं, इस मार्केट में इतनी रिटर्न्स हैं, यानी कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है। और डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब होता है जी कम होता हुआ। पहले 100 था, फिर 80 हुआ, फिर 90, 90 से 80 हुआ, फिर 70 हुआ, है ना। जब कोई चीज़ इस तरीके से धीमे धीमे ग्रेजुअली कम होती है, डिमिनिश जो है होना कहलाती है। कह रहा जी वैसे ही हमारा मुनाफा जो है SCO नाम के ग्रुप से, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से, वो डिमिनिश होता जा रहा है। साल दर साल हमें इस ग्रुप में कम से कम मुनाफा हो रहा है। समझ गए? डिमिनिशिंग यानी किसी चीज़ का धीमे धीमे कम होना। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा आर्टिकल। कह रहा है इंडिया बेनिफिटेड एज अ मेंबर ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बट द फ्यूचर इज़ नॉट ब्राइट। देख रहे हो, बिल्कुल सीधे सीधे सेंटेंस बने हुए हैं। आज आपको लगेगा नहीं द हिंदू का आर्टिकल है ये। कह रहे इंडिया ने बेनिफिट किया, बेनिफिटेड वर्ब है यहाँ पे। बेनिफिट करना यानी किसी चीज़ का फ़ायदा लेना। कह रहे जी इंडिया ने बेनिफिट उठाया, फ़ायदा लिया एक मेंबर के तौर पे SCO नाम के ग्रुप के। कह रहा है लेकिन अब जो फ्यूचर है, आने वाले जो साल हैं 2024 से लेकर के 2050 तक, इन ईयर्स में हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है एज फार एज बीइंग अ मेंबर ऑफ SCO इज़ कंसर्न्ड। आगे जाकर के SCO से कुछ ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलने वाला नहीं है। सिंपल सेंटेंस। इंडिया आपका सब्जेक्ट है, बेनिफिट यहाँ पे वर्ब है, बेनिफिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। इस वर्ब का मतलब ही होता है किस चीज़ से आप फ़ायदा उठा रहे हो, है ना। आई विल बेनिफिट फ्रॉम योर गाइडेंस, मुझे बेनिफिट होगा या मैं बेनिफिट ले पाऊँगा आपकी सलाह से या आपकी गाइडेंस से। ऐसे आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर की वर्ब है, इस। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ के आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। सारी वोकैबलरी एक साथ देख लो ताकि आप इसको बिना ब्रेक लिए स्मूथली पढ़ सको। बिना कहे क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। अब तो मैंने कह भी दिया है। आपके लाइक्स और शेयर्स आपको लगता है कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन दे आर लाइक मैजिक, बहुत आगे तक फ़ायदा देते हैं वीडियोस को और चैनल को। चलिए, और उसी के साथ में, और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से UPSC कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको UPSC प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एस्से, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं UPSC किसी भी सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए। इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी SSC एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए आज की वोकैब शीट, मुझे यहाँ पे सिर्फ टाइटल को चेंज करना है, ठीक है। टाइटल मैंने पिछले वाले आर्टिकल का डाल दिया है। 5 वर्ड्स अपने पास। एम्बिशियस से शुरू करेंगे। हर वो चीज़ एम्बिशियस है जो बहुत हाई एम कर रही है, क्योंकि एम्बिशियस तो एक एडजेक्टिव है ना। इसकी नाउन फॉर्म क्या होती है? नाउन फॉर्म होती है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, बड़ी बड़ी आपके ख्वाब, जो आप सोचते हो मैं ये कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो आपके एम्बिशंस हैं। एम्बिशियस मतलब एम्बिशन से भरा हुआ या ऐसा इंसान जो बहुत हाई एम करता हो।
द इंडियन पीएम is to launch an ambitious $2 billion PLI scheme to give boost to small exporters of the nation. इंडिया के पीएम जो है लॉन्च करने वाले हैं. इज टू लॉन्च मतलब लॉन्च करेंगे ऑफिशियली. इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, ऑफिशियल लॉन्च की बात करता है. ऑफिशियली है ना, किसी काम को फ्यूचर में करने की बात करता है. तो कह रहे जी इंडिया के पीएम जो हैं वो ऑफिशियली लॉन्च करेंगे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी $2 बिलियन की पीएलआई स्कीम को, ताकि बूस्ट दिया जा सके छोटे एक्सपोर्टर्स को भारत के या जो है नेशन के. पीएलआई स्कीम क्या होती है? प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव. आजकल सरकारें स्कीमें बहुत निकाल रही हैं कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में बनाओ. अगर आपने इंडिया में ऐसा कर दिया, इतना बना दिया, इतना प्रोडक्शन कर दिया, तो फिर आपको उतना जो है हम टैक्स में छूट देंगे. तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बोलते हैं ऐसी स्कीमों को. जैसे इंडिया टेस्ला को बोल दे, आप 50,000 कारें बनाओगे तो आपका टैक्स जो है वो 50% है. आप 1 लाख बनाओ, टैक्स आपका 30% हो जाएगा. तो टेस्ला बहुत सारी कारें इंडिया में आकर के बनाने लगेगा टैक्स बचाने के चक्कर में, और इंडिया में रोजगार बढ़ेगा, है ना. इसको बोलते हैं PLI स्कीम. चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ेंगे. कम्युनिके. बाहर का वर्ड है, शायद इटालियन होगा. इसका मतलब होता है जॉइंट स्टेटमेंट या ऑफिशियल रिपोर्ट किसी भी मामले की, जिसमें 3, 4, 5 पार्टियां हों, और फिर जब वो बातचीत करके कोई ऑफिशियल रिपोर्ट बनाएं या जॉइंट स्टेटमेंट दें, दैट इज कॉल्ड कम्युनिके. कह रहा है जी G7 कम्युनिकेस फोकस्ड ऑन रशियाज एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन. G7 का जो कम्युनिके था, जो जॉइंट स्टेटमेंट थी या रिपोर्ट थी, उसका सारा फोकस था रशिया के एग्रेशन पे जो उसने किया है यूक्रेन के खिलाफ. एग्रेशन समझते हैं ना, वायलेंस, हिंसा. चलिए इसको अपने प्रोक्लेमेशन भी बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं. कम्युनिके नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे आज. आ जाओ नेक्स्ट पे. फोर्ज कई दिनों बाद आ रहा है. इनफैक्ट यूँ बोले तो इसको कई दिनों में कई बार आ गया है ना. फोर्ज वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, तीनों मीनिंग्स आपको करवाए हुए हैं. सबसे ज़्यादा जो पहला मीनिंग है वो आप यूज़ होता हुआ देखते हैं. फोर्ज वर्ड बना है लुहार से. लुहार जब मार मार के हथौड़ा किसी चीज़ को ढालने की कोशिश करता है, लोहे की लंबी सी छड़ को छोटी छोटी कील बनाने की, नेल बनाने की कोशिश करता है. कील समझते हैं ना, कील. तो वो फोर्ज करने की कोशिश करता है. थर्ड वाला मीनिंग है लोहे को या किसी भी चीज़ को मार मार के हथौड़े से किसी चीज़ में ढालना. थर्ड वाले से ही पहला वाला मीनिंग बना है. इसमें आप बहुत मेहनत करके, लोहार की तरह बहुत मेहनत करके किसी चीज़ को ढालते हैं अपने हिसाब से. आप फोर्ज करते हैं किसी रिश्ते को, फोर्ज करते हैं किसी अलायंस को, डील को, कॉन्ट्रैक्ट को. समझ पा रहे हो ना. लोहार तो मार मार के करता है, आप अपनी मेहनत से किसी चीज़ को, किसी रिश्ते को, कॉन्ट्रैक्ट को, अलायंस को बनाते हैं. पहला और थर्ड वाला दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं. सेकंड वाला जो मीनिंग है उसका मतलब होता है किसी के जाली कागजात बनाना, फोर्ज करना किसी के डॉक्यूमेंट्स को. समझ पा रहे हो तीनों मीनिंग्स? थोड़ा मैंने कोशिश की आपस में कनेक्ट करके आपको बताने की. ये तीनों मीनिंग्स ही इंपॉर्टेंट है. आप इनको कभी कभी अलग अलग जो है कॉन्टेक्स्ट में यूज होता हुआ देखोगे. न्यू दिल्ली हैज़ फोर्स्ड अलायंसेस विद ऑल वेस्टर्न पावर्स, है ना. नई दिल्ली ने फोर्ज किया है, बहुत जतन लगा के बनाया है. फोर्ज करना, जतन लगा के बनाना, लोहार की तरह. और किसको बनाया है? बहुत सारे अच्छे रिश्तों को वेस्टर्न पावर्स के साथ में. तो ये पहला वाला मीनिंग है, पहला वाला. इसको आप आर्टिकल में यूज़ होता हुआ देखेंगे. अब देखो सेकंड वाला. ही वॉज अक्यूज ऑफ फोर्जिंग द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज अंकल. उस पर एक्यूजिशन लगा था फोर्ज करने का, नकली कागजात बनाने का अपने पापा की प्रॉपर्टी के, अंकल की जायदाद के. चलिए अब ये फोर्ज के या जतन करके किसी चीज़ को बनाने के सिनोनिम्स हैं ये सारे के सारे. आज मज़े की बात यह है कि फोर्ज वर्ड भी आएगा और इसका सिनोनिम भी आएगा, फ्रेजल वर्ब हैमर आउट. हैमर आउट क्या होता है? वही हैमर मतलब लोहे का हथौड़ा, मार मार के हथौड़ा किसी चीज़ को अपने हिसाब से ढालना, या फिर बहुत मेहनत करके किसी रिश्ते को, कॉन्ट्रैक्ट को, डील को, कंसेंसस को बनाना. ठीक है, आज ये वर्ड भी देखोगे और फोर्ज भी देखोगे. चलो आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे. आई थिंक सेकंड लास्ट है, एक्सट्रीमिज्म. एक्सट्रीमिस्ट कौन होता है? जो आदमी एक्सट्रीम पे चला गया हो, एक्सट्रीम बिहेवियर दिखा रहा हो, छोटी मोटी बात पे मरने मारने को तैयार हो जाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम हो जाए. समझ पा रहे हो ना. आतंकवाद को या अंधभक्त को बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, है ना. और एक्सट्रीमिस्ट से हमने वर्ड बनाया है एक्सट्रीमिज्म. जो आदमी एक्सट्रीमिस्ट होता है एक्सट्रीमिज्म का शिकार होता है. एक्सट्रीमिज्म को जनरली आप देखते हैं आतंकवाद से जुड़ा हुआ देख करके, है ना, यानी टेररिज्म से जोड़ करके आप इसको देखते हैं. द US waged a worldwide war against extremism after the 9/11 attacks.
अमेरिका ने वेज कर दिया एक पूरी दुनिया में होने वाली वॉर को। वेज अ वॉर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है जंग की शुरुआत करना या जंग को आगे बढ़ाना। अमेरिका ने जंग की शुरुआत की है, जंगों को आगे बढ़ाया दुनिया भर में एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। और कब? 9/11 के अटैक के बाद। चलिए, एक्सट्रीमिज्म को रेडिकलिज्म भी बोलते हैं। आज आप रेडिकलाइजेशन नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे और उसका मतलब ये होता है किसी को रेडिकल बनाना। रेडिकलाइजेशन, किसी को समझ गए ना, बरगला के बहला करके आतंकवादी बनाना। चलिए, लास्ट वर्ड आज का, क्लाउड। क्लाउड होता है आपका इन्फ्लुएंस या स्वे, या यूं कह दूं उसको हिंदी में आपका दबदबा। और दबदबे के लिए एक और वर्ड है इम्प्रिंट, जिसको आर्टिकल में आप देखेंगे। अंदर घुसा हुआ प्रिंट, इम्प्रिंट। जहाँ भी आप खड़े हैं आपका दबदबा होगा, कुछ प्रिंट आप छोड़ेंगे, कुछ फुटप्रिंट बनाएंगे, वही आपका दबदबा, आपका प्रभाव, आपका इम्प्रिंट है। समझ पा रहे हो ना, जहाँ आप खड़े हो वहाँ पे आपका दबाव तो होगा ना, प्रिंट बनेगा एक, वही इम्प्रिंट है। ऐसे इस वर्ड को याद रखें। द कंपनीज यूज देयर क्लाउड या इम्प्रिंट टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी। कंपनियों ने इस्तेमाल कर लिया अपने दबदबे को, पॉलिसी जो है इन्फ्लुएंस को। और क्यों? ताकि पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकें, सरकारी नीति को अपने हिसाब से बदल सकें। इन्फ्लुएंस करना मतलब किसी चीज़ को अपने हिसाब से बदलना। चलिए, पांचों वर्ड्स आपके डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे। कोशिश अपनी ये होती है कि वर्ड्स को रट्टू तोता बन के ना बताया जाए। मैं कह करके बहुत बार कह चुका हूँ, फिर भी मेरे पास रोज़ मैसेज आते हैं, सर मुझसे वोकैब नहीं हो पा रही, मुझसे वोकैब नहीं हो पा रही। आप इस तरीके से वोकैब करो ना, चीज़ों को समझ करके, जैसे मैं समझा रहा हूँ। ये 5 वर्ड समझ लो रोज़। वीक में 5 दिन क्लास आती है, महीने में 20 दिन क्लास आती है, 100 वर्ड्स हो जाते हैं एक मंथ में, 6 महीने में 600 वर्ड्स हो जाते हैं। आप रीडिंग करते हुए 500-600 वर्ड्स मेरे साथ सीख लोगे, ये काफ़ी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और यही तरीका है अंग्रेजी में वोकैब को हैंडल करने का। ले करके बैठ जाते हो 50 वर्ड रट्टे मार करके, मैं जो है याद करूँगा, ऐसे याद नहीं होते। अब समरी देंगे आपको एक आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। समरी ये है कि एससीओ जो है, जिसको इंडिया ने ज्वाइन किया था 2017 में, और इससे 2-3 सालों में कुछ फ़ायदे भी उठाए हमने, लेकिन अब इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा ले ना पाएंगे, क्योंकि एससीओ में रशिया है, चाइना है, इंडिया है और पाकिस्तान है। और चारों की अपनी अपनी दिशा है, चारों की अपनी अपनी डायरेक्शन है। रशिया फंसा हुआ है आजकल सैंक्शंस में, चाइना से हमारा बॉर्डर पे झगड़ा है। हम जो है इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, आगे ब्राइट फ्यूचर हमारे सामने खड़ा है, हम उसमें उलझे हुए हैं, है ना। और पाकिस्तान मेंबर है, पाकिस्तान की अपनी समस्याएं हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करना और अपनी इकॉनमी को आगे जो है सेव करना। तो ये चारों कंट्री मिल करके कुछ ज़्यादा अच्छा कर नहीं सकती। एससीओ से इंडिया को कुछ बेनिफिट अब आने वाले टाइम में नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि अपना पार्टिसिपेशन हम कम करें, और हो सकता है आने वाले टाइम में एससीओ को छोड़ना भी पड़े। बस आज इसकी यही समरी है। आज की टोन है एनालाइजिंग। एसईओ में क्या बेनिफिट हो सकता है, इस चीज़ को हमें एनालाइज करके बताया गया है, तो एनालाइजिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा आर्टिकल है आज का, इसलिए क्विज पे पूरा फोकस आपको रखना है। चलिए शुरू करें अब। कह रहा है जी, द एससीओ काउंसिल, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग hosted by PM Narendra Modi on Tuesday marked the first time India chaired the summit of regional countries। कह रहे जी, जो एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स की जो मीटिंग है, एससीओ के, समझ गए ना, काउंसिल ऑफ हेड्स क्या होती है। देखिए, काउंसिल का मतलब होता है सभा, और हेड का मतलब होता है जी, किसी भी कंट्री का हेड कौन होता है, पीएम, प्रेसिडेंट, जो भी उस कंट्री का जो है, समझ गए ना। तो काउंसिल ऑफ हेड्स की जो मीटिंग है, या यूं कहते हैं एससीओ कंट्री के मेंबर्स के प्रेसिडेंट या पीएम्स की जो मीटिंग है, जो कि होस्ट की गई है, जिसकी मेज़बानी की गई है पीएम मोदी के द्वारा, और ये मेज़बानी हुई है सेट जो है ट्यूसडे को, मंगलवार को। इसने मार्क किया उस पहली दफ़ा को, इसने नोटिस करवाया उस पहली फर्स्ट टाइम को, जब इंडिया ने चेयर किया था, इंडिया ने चेयरमैनशिप की है इस समिट की, इस जो है मीटिंग की। और कब? रीजनल कंट्रीज़ के, आसपास के रीजन की देशों के। तो पहली दफ़ा हम जो है 2020 में एससीओ के चेयरमैन बने हैं। सिंपल सेंटेंस है। काउंसिल ऑफ हेड्स की जो मीटिंग है, काउंसिल ऑफ हेड्स की जो मीटिंग है, दिस इज़ योर सब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज़ योर सब्जेक्ट। वर्ब है इसकी मार्क्ड, इंडिया सब्जेक्ट है, वर्ब है चेयर्ड। चेयर वर्ब का मतलब होता है कहीं पे प्रिसाइड करना, कहीं का हेड बनना, कहीं का चेयरमैन बनना, किसी मामले को लीड करना, है ना, किसी ग्रुप को। चलिए, दिनों से पहले हमेशा ऑन लगाएं। कोई चीज़ मंडे को ही है, ट्यूसडे को ही है, 2 तारीख को ही है, 10 तारीख को ही है, ये जो डेज़ हैं, या यूं कह दूं डेज़ और डेट्स हैं, इनसे पहले हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है।
अच्छा मान लो डेज डेट्स की जगह पे कोई टाइम हो, 5 बजे, 6 बजे, 2:30 बजे, तब ऑन की जगह पे एट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मान लीजिए आपके पास वीक्स हों, मंथ्स हों, जो है ईयर्स हों, जिसमें कई महीने, कई घंटे, कई दिन होते हैं, ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन हो, उसके साथ में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो मैंने अभी आपको बोला ना, 3 प्रेपोजिशन आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, टाइम से पहले एट लगाओ, दिनों से पहले और वारों से पहले, डेट से पहले और दिनों से पहले ऑन लगाओ, वीक से, महीने से, साल से पहले इन लगाओ, जिसके अंदर कुछ ड्यूरेशन दी गई हो, इन दिस वीक, इन दिस मंथ, इन दिस ईयर, है ना, जिसमें कुछ महीने, दिन, साल, कोई ऐसी ड्यूरेशन वाला पीरियड हो, उसको अपने इनसे बताते हैं। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है जी इंडिया बिकेम अ फुल एस मेंबर इन 2017 अलॉन्ग विद पाकिस्तान। इंडिया, भारत जो है पूरा एस मेंबर बन गया 2017 में। पहले पार्शियल मेंबर होगा या साइड लाइन्स पे होगा, 2017 में मेंबर बन गया था पाकिस्तान के साथ साथ, दोनों ही कंट्रीज मेंबर बने 17 में। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ जी, द गवर्नमेंट हैज़ हेल्ड दैट ज्वाइनिंग द ओरिजिनली यूरेशियन ग्रुप वॉज इम्पॉर्टेंट एज मेंबर कंट्रीज मेकअप अ थर्ड ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। कह रहा है जी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को हेल्ड किया है। देखिए ये हेल्ड वर्ड है ना, जो होल्ड की थर्ड फॉर्म है, ध्यान से समझो। होल्ड वर्ड के कम से कम 25 मीनिंग निकलते हैं, जिनमें से 2-3 तो आपको याद होने चाहिए जो बार बार यूज़ होंगे। पहला होल्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को पकड़ना। दूसरा होल्ड का मीनिंग होता है जी, साफ साफ लिख दूं, पहला तो है किसी चीज़ को पकड़े रखना, पकड़े रखना। दूसरा होता है जी होल्ड का मीनिंग किसी चीज़ को मेंटेन करना या किसी चीज़ पे जोर देना, बार बार एक ही बात को पकड़ के कह देना भाई हाँ जी ऐसा है, हाँ जी ऐसा है, तो ये होल्ड करना होता है। और तीसरा होल्ड का मीनिंग होता है जी किसी चीज़ पे रोक लगाना। ठीक है, आपका अकाउंट होल्ड कर दिया गया है, आपके अकाउंट पे रोक लगा दी गई है, तो ये 3 मीनिंग होल्ड वर्ड के याद रखेंगे अपने। तो गवर्नमेंट ने ऐसा होल्ड किया है, अब होल्ड की थर्ड फॉर्म लगी हुई है हेल्ड, हैज़ के बाद में परफेक्ट टेंस में। गवर्नमेंट ने इस बात को मेंटेन किया है, बार बार दोहराया है, दैट वो ये कि ज्वाइन करना इस ओरिजिनली यूरेशियन ग्रुप को, ऐसा ग्रुप जिसमें यूरोप और एशिया दोनों की झलक है। रशिया भी मिलेगा, चाइना इंडिया भी मिलेंगे, कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ भी मिलेंगी। कह रहे जी ज्वाइन करने का जो काम है इस ग्रुप को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और कह रहे कैसे? कह रहे क्योंकि एज जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो मिल करके बनाती हैं, मेकअप करती हैं ग्लोबल जीडीपी के 1/3 को, 1/3 को या अ थर्ड को, 20% को या 1/5 को ग्लोबल ट्रेड के, पूरी दुनिया में होने वाले व्यापार के, 20% को ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स के, और लगभग 44% ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व्स के। तो हमारी सरकार जो है 2017 से यही कह रही है कि बहुत फ़ायदा हमें मिलेगा एस ज्वाइन करने का, क्योंकि एस की कंट्रीज़ को अगर जोड़ दिया जाए तो इतना सब कुछ आ जाता है ना एस के अंदर। 1/3 जीडीपी आ गई, 1/5 जो है ट्रेड आ गया, 1/5 ऑयल रिजर्व आ गए, 44% नेचुरल गैस रिजर्व आ गए। चलिए, गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ हेल्ड, ज्वाइनिंग की वर्ब है वॉज, ज्वाइनिंग की वर्ब है वॉज। ज्वाइनिंग एक जीरेंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनेगी, वर्ब उसकी जो है सिंगुलर ही होगी। मेंबर कंट्रीज़ की वर्ब है मेकअप, मेकअप करना यानी मिल करके बनाना। अ थर्ड, अ थर्ड और अ फिफ्थ, अ फिफ्थ और अ फिफ्थ, याद है ना ये फॉर्मूला? जब भी सामने अ लग जाए या वन लग जाए तो उस केस में आपका जो रेशो होता है वो सिंगुलर होता है। अ थर्ड मतलब 1/3, बस तीसरा हिस्सा जो है वो एक बार ही लेना है, इसलिए आपने थर्ड लिखा है। लेकिन मान लीजिए 2/3 होता, 2/3 होता, तो 2/3 का मीनिंग पता है क्या है? 2 बार तीसरे हिस्से, यानी कि 2 इंटू तीसरा हिस्सा। तो फिर 2/3 लिखने का मतलब ये हो जाता जी, यहाँ पे एस लगाना पड़ता। तो रेशो का ध्यान रखें, जब भी शुरू में अ वन आ रहा है वो रेशो सिंगुलर होगा। जब शुरू में 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी आ रहा है अ के अलावा या वन के अलावा, तब आप उस केस में एस लगाएंगे रेशो के पीछे। सिंपल सिंपल ट्रिक है, और इनके मीनिंग आप, लॉजिक भी पता है आपको, फॉर्मूला भी पता है, बस फिर भी आप मिस कर देते हो क्वेश्चंस में, है ना, इसलिए बार बार आपको ये करवा रहा हूँ। चलिए, याद रखना एक और चीज़ को कि ये जो रेशोज़ हैं इनकी खुद की कोई वर्ब नहीं होती। जो ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में नाउन लगा होगा वो डिसाइड करेगा रेशो की वर्ब क्या होगी। ऐसा नहीं है अ थर्ड को सिंगुलर वर्ब दिया है, 2/3 को जो है प्लूरल वर्ब दिया है, नहीं। रेशो की खुद की वर्ब नहीं होती, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में लगा हुआ नाउन जो है वर्ब को डिसाइड करता है। चलिए, कह रहा है ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज इट्स फोकस ऑन रीजनल सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी।
साथ ही साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है एससीओ का फोकस इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी पे और कनेक्टिविटी पे। अच्छा, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, डैश लगा के आपको बताएगा, समझाएगा। एरियाज की टू एक सेकंड रुकना, कुछ दिक्कत हो गई पेन में। Areas key to India's growth and making up its challenges, such as terrorism in Pakistan and Chinese aggressions, as well as the BRI project, Belt and Road Initiative। तो कह रहे ये सारे के सारे जो ऐसे एरियाज हैं रीजनल सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी के, जो की टू हैं, जो इंपॉर्टेंट है, की का मतलब है महत्वपूर्ण, कुंजी हैं, जो की हैं इंपॉर्टेंट है भारत की ग्रोथ के लिए और मेकअप करने के लिए, बनाने के लिए इसके चैलेंजेस को, भारत की चुनौतियों को। अब ये कौन कौन से एरियाज़ हैं जो रीजनल सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी से जुड़े हैं? ये सारे जो हैं एरियाज़, पाकिस्तान में होने वाला आतंकवाद, चाइना का जो एग्रेशन है, जो वायलेंस है गलवान के नाम पे, या समझ गए ना, LAC पे, और साथ ही साथ इनका BRI इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके अंडर CPEC भी आता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके सहारे जो है चाइना पाकिस्तान आपस में कोल्यूड करके इंडिया की ऑक्यूपाइड टेरिटरीज से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। कश्मीर में चले गए, जो है अक्साई चीन में चले गए। फोकस की वर्ब है इस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट को वर्ब के बाद में रखा गया, इस सेंटेंस में रखने की ज़रूरत थी नहीं, आप ऐसा रख सकते थे, इट्स फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन फोकस जो है, जो नाउन है, इसके लिए एक पूरा फ्रेज लगाया गया इतना बड़ा। तो ये जो फोकस के साथ में इतना बड़ा फ्रेज लगता, फिर ये वर्ब आती तो वर्ब कहीं खो जाती। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लास्ट में किनारे पे रखते हैं और पूरे फ्रेज को उसके साथ जोड़ देते हैं, वर्ब को पहले इन्वर्ट करके रख देते हैं। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज इट्स फोकस। अब ये बता दो फोकस कौन सा है, ये सारे मामलों का फोकस है। समझ गए? ये ट्रिक्स होती हैं राइटिंग की, ताकि आपका फ्लो बना रहे राइटिंग के अंदर, पढ़ने वाले को दिक्कत ना आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे बीइंग इनसाइड द टेंट इज इम्पॉर्टेंट, स्पेशली एज पाकिस्तान इज अ मेंबर, इवन इफ दैट मीन्स कंडक्टिंग जॉइंट एक्सरसाइजेज अंडर द SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। कह रहे जी भारत का ऐसा कहना है या मानना है, क्या मानना है कि होना जो है ना, बीइंग जो है इनसाइड द टेंट, टेंट के अंदर। टेंट क्या होता है? एक ग्रुप होता है ना, कुछ दोस्तों का, कुछ पार्टनर्स का। कह रहे जी टेंट के अंदर या इस पूरे SCO की स्ट्रक्चर के अंदर इनसाइड होना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और स्पेशली खास करके इसलिए क्योंकि पाकिस्तान भी इस टेंट के अंदर है। पाकिस्तान जो है, अगर हम नहीं होंगे तो हमारे ना होने का फ़ायदा उठा सकता है, नुकसान करने की कोशिश कर सकता है। तो टेंट के अंदर SCO का पार्ट होना ज़रूरी है। कह रहा है जी अगर इसका चाहे ये मीनिंग भी निकले कि हमें कंडक्ट करनी पड़े जॉइंट एक्सरसाइजेस SCO के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के नीचे, पाकिस्तान जो है उसके साथ में एंटी टेररिस्ट जो है हम स्ट्रक्चर में कुछ जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ऐसी कंट्री के साथ में कर रहे हैं जिसके टेररिज्म से हम परेशान हैं, चाहे यही करना पड़े लेकिन टेंट के अंदर रहना ज़रूरी है, ऐसा भारत का मानना है। बीइंग की वर्ब है इज, बीइंग यहाँ पे जीरंड है, अगेन जीरंड अपनी सिंगुलर वर्ब को लेगा। पाकिस्तान की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है मीन्स। चलिए और क्या कहता है भारत। कह रहे जी द SCO ऑल्सो गिव्स इंडिया एन इंटरफेस विद सेंट्रल एशियन मार्केट्स एंड रिसोर्सेज। कह रहा है SCO साथ ही साथ इंडिया को देता है एक इंटरफेस, एक लिंकेज, एक रिश्ता, कनेक्शन, है ना। और किसके साथ में? सेंट्रल एशियन मार्केट्स के साथ में, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, देख लेना काफ़ी कंट्रीज इसकी मेंबर है SCO की। तो जो वहाँ के जो, समझ गए ना, ये सारी कजाकिस्तान की जो कंट्री हैं सेंट्रल एशियन, उनके भी मेंबर होने की वजह से इंडिया को एक्सपोजर मिलता है, वहाँ की मार्केट्स में अपना सामान बेचने का फ़ायदा भी मिलता है। SCO की वर्ब है गिव्स। इंटरफेस का मतलब होता है लिंक, इंटरेक्शन, है ना, इंगेजमेंट। कह रहे हैं जी फाइनली ज्वाइनिंग द SCO वॉज अ की पार्ट of India's stated ambitions on multi-alignment and strategic autonomy। कह रहा है जी और फाइनल बात ये है, जो आखिरी बात ये है कि जो ज्वाइन करने का काम है SCO को, वो भारत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। और किसका? भारत के उस स्टेटेड, उस डिक्लेयर्ड एम्बिशंस का, महत्वाकांक्षाओं का, जो है इस तरह की। भारत ने बोल रखा है कि ये दो चीज़ें हम करके दिखाएंगे, उन्हीं दो चीज़ों का एक हिस्सा है SCO को ज्वाइन करना भी है। और ये एम्बिशंस क्या हैं भारत के? भारत के एम्बिशंस हैं मल्टी अलाइनमेंट करना, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में सेम प्लेटफॉर्म पे आना, अलाइन होकर के, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरतना, अपनी रणनीति को लेकर के या फॉरेन पॉलिसी को लेकर के इंडिपेंडेंस को बनाए रखना। और कैसे? वाइल बिकमिंग अ बैलेंसिंग पावर इन द वर्ल्ड, जबकि बनते हुए, बिकम करते हुए एक बैलेंस करने वाली ताकत के तौर पे इस दुनिया में। तो भारत का ये एम्बिशन है ना।
अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखेंगे, दुनिया में पावर्स को बैलेंस करेंगे और मल्टी अलाइनमेंट करेंगे, अलग अलग कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, सबको एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। तो इन एम्बिशंस को देखते हुए भी एससीओ को ज्वाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा महत्वपूर्ण था। कह रहा एंड इट सीम्स नो coincidence that Mr. Modi government joined the revived Quad with the US, Japan and Australia in the same year। और कह रहा है ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये भी कोई संयोग नहीं है कि मोदी की सरकार ने ज्वाइन किया, फिर से जिंदा किए गए या रिवाइव किए गए क्वाड को। क्वाड नाम का ग्रुप आप जानते हैं ना, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी हैं और इंडिया भी है। तो ये कह रहा है इन तीनों कंट्रीज़ के साथ में क्वाड को फिर से इन्होंने ज्वाइन किया उसी साल में, इन द सेम ईयर। और किस साल में? दैट इट टुक अप द एससीओ या फुल एससीओ मेंबरशिप। वो ईयर जिसमें इसने टुकअप किया था या ले लिया था एससीओ की फुल मेंबरशिप को। तो ये सारे एम्बिशंस को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने 2017 में ना केवल एससीओ को ज्वाइन किया, बल्कि उसी साल में क्वाड को भी ज्वाइन किया था। हम इन्हीं एम्बिशंस पे आज भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। ज्वाइनिंग की वॉज, ये एम्बिशन सब समझ में आ गए ना। हमें कहीं नेतागिरी नहीं करनी है, हेजेमनी नहीं करनी है, डोमिनेंस नहीं करनी है। हम तो बैलेंसिंग पावर है, जो भी ज़्यादा डोमिनेट करेगा उसके सामने आकर के खड़े होने की कोशिश करते हैं, अंडरडॉग की तरह। अपनी ऑटोनॉमी को बना करके रखते हैं, सभी को बराबर लाने की कोशिश करते हैं। हम एससीओ के भी मेंबर हैं, हम क्वाड के भी मेंबर हैं। इट की वर्ब है सीम्स, गवर्नमेंट की वर्ब है ज्वाइंट। इट आया अगेन गवर्नमेंट के लिए, इसकी वर्ब है टू कवर। कह जी ओवर द पास्ट ईयर दिस हैज़ बिकम एन इकोनॉमिक नेसेसिटी। कह रहा है जी पिछले साल के दौरान अगर देखा जाए, रशिया की वॉर के बाद में यूक्रेन के साथ, ये जो ऊपर हमने सारी तामझाम बोली है ना, ये एक बन चुका है इकोनॉमिक नेसेसिटी, आर्थिक ज़रूरत। और कैसे बना भाई, कैसे फ़ायदा हुआ इंडिया को इससे? कह रहा है एस इंडिया हैज़ चोजन टू बी न्यूट्रल ऑन द यूक्रेन वॉर, बेनिफिटिंग फ्रॉम फ्यूल एंड फर्टिलाइजर परचेजेस फ्रॉम रशिया। कह रहा है कि जैसे इंडिया ने चूज़ कर लिया कि इंडिया न्यूट्रल रहेगा यूक्रेन वॉर पे और रहेगा बेनिफिट उठाते हुए सस्ते तेल और फर्टिलाइज़र का रशिया से खरीदते हुए, तो इन सब चीज़ों के चक्कर में ही आज हम रशिया से सब खरीद भी पा रहे हैं और वेस्ट से अपना रिश्ता भी बना के बैठे हैं। वेस्ट का मतलब होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ या पश्चिमी देश। दिस की वर्ब है हैज़ बिकम, इंडिया की वर्ब है हैज़ चोजन। अब ये सारे बेनिफिट आपको बता दिए एससीओ के फर्स्ट वाले पैराग्राफ में। सेकंड वाले पैराग्राफ में देखेंगे एससीओ से नुकसान क्या है। कह रहा है जी देयरफॉर इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इंडियाज टर्न टू चेयर द एससीओ दिस ईयर वुड बी अ मेजर इवेंट। कह रहा है इसलिए ये चीज़ भी एक्सपेक्टेड थी कि इंडिया की जो टर्न है, जो बारी है चेयर करने की या चेयरमैन बनने की एससीओ के इस साल, वो एक मेजर इवेंट होगा, एक बहुत ही बड़ा इवेंट होगा। और कैसे? राइवलिंग द एक्सपेक्टेड पॉम्प अराउंड G20 मीट इन सितंबर। ये एक ऐसा इवेंट होगा जो राइवल करेगा। राइवल करना यानी किसी से compete करना, कंपेयर करना, किसी के बराबर चलना। ये ऐसा एक इवेंट होगा, भारत का चेयरमैन बनना एससीओ का, जो राइवल करेगा या बराबरी का होगा उस एक्सपेक्टेड ग्रैंड्योर के, पॉम्प के, स्प्लेंडर के या शानो शौकत के, जो होती है G20 की मीटिंग के आसपास इस साल के सितंबर में। तो इंडिया G20 का भी चेयरमैन है, तो G20 के बराबर ही एससीओ वाला जो इवेंट है वो भी लगना चाहिए दुनिया को, ऐसा एक्सपेक्टेड है। इट की वर्ब है वॉस, टर्न की वर्ब है वुड बी, एक्सपेक्टेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। राइवल करना यानी किसी चीज़ के राइवल बन के उसके बराबरी में आना, compete करना। पॉम्प का मतलब मैंने आपको बताया, शान और शौकत को बोलते हैं, ग्रैंड्योर को बोलते हैं, मैग्निफिसेंस को बोलते हैं, है ना। चलिए, कह रहा है इन एडिशन इंडियन गिवन रशियाज एंड चाइनाज ब्लॉक्स ऑन द G20 जॉइंट कम्युनिके दैट इंडिया इज कीन टू फाइंड कंसेंसस ऑन द एससीओ समिट would have been a convenient venture या venue for Mr. Modi to negotiate a resolution with his counterparts। अब ये बता रहा है दोनों को मिक्स करके, एससीओ को और G20 को। कह रहा है साथ ही साथ देखते हुए या गिवन रशिया और चाइना के ब्लॉक्स को, रशिया और चाइना के आपसी कार्टल को, आपसी ग्रुप को, और किस पे? G20 के जॉइंट कम्युनिके पे, G20 की जॉइंट स्टेटमेंट पे। भाई जॉइंट स्टेटमेंट जब G20 की आएगी तो उसमें रशिया और चाइना के भी लिए एक सेंटेंस होगा, उनका भी एक अलग ग्रुप बना हुआ है। कह रहा है जी साथ ही साथ देखते हुए G20 के कम्युनिके को, जिसको इंडिया कीन है, जिस पे इंडिया बड़ा उतारू है, उत्सुक है कि फाइंड करे किसी कंसेंसस को, किसी सहमति को। इंडिया चाहता है रशिया और चाइना को भी G20 के कम्युनिके पे साइन करवाए। कह रहा है जी साथ ही साथ इस चीज़ को देखते हुए एससीओ की जो समिट है वो होगी या होती बहुत ही कन्वीनियंट वेन्यू, बहुत ही सुविधाजनक जगह मोदी साहब के लिए
कि वो निगोशिएट कर सकें एक रिजोल्यूशन को, एक रिजोल्यूशन क्या होता है, एक समझ गए ना, संकल्प बोलते हैं वैसे रिजोल्यूशन को हिंदी में, एक सहमति बोल दो आप, एक रिजोल्यूशन को अपने काउंटर पार्ट्स के साथ में, शी जिनपिंग के साथ में, जिनपिंग के साथ में और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है लेकिन आसान है, इसको ऐसे समझो। इंडिया चाहता है कि G20 की चेयरमैनशिप जब इंडिया करेगा इस साल, तो जॉइंट कम्युनिके बड़ा आसानी से साइन हो जाए, सारी कंट्रीज उस पर अपना सिग्नेचर कर दें। दिक्कत यह है कि रशिया और चाइना के कुछ ख्याल अलग हैं, उनकी बातें कुछ अलग हैं, तो इंडिया चाहता है कंसेंसस इस पर बना सके। अब ये कंसेंसस जो G20 पे बनाना चाहता है ना इंडिया, उस कंसेंसस को SCO की मीटिंग के दौरान इन दोनों से बात करके अभी भी बना सकता है कि भैया सितंबर में G20 होगी, वहाँ भी देख लेना, अपने को साइन करना है वो कम्युनिके, ऐसा ना हो तुम साइन ही ना करो, तुम भी मिल करके कुछ जो है ना अपनी बात रखना, हम भी तुम्हारी बात मानेंगे। तो कह रहे जी SCO को इस तरीके से भी इंडिया यूज़ कर सकता है। इंडिया की जवाब है इस समिट की जवाब है वुड हैव बीन, वेन्यू मतलब जगह, कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, कंसेंसस आप जानते हैं आम सहमति यूनानिमिटी, काउंटर पार्ट होते हैं आपके समकक्ष। इंडिया का चाइनीज़ काउंटर पार्ट कौन है मोदी जी का, शी जिनपिंग। रशियन का काउंटर पार्ट कौन है, प्रेसिडेंट पुतिन। कह रहे जी हाउएवर इंडियाज डिसीजन टू पोस्टपोन द SCO समिट ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर्स US स्टेट विजिट and then to turn it into a virtual summit may have been a dampener on the SCO outcomes। कह रहा है हालांकि जो इंडिया का डिसीजन है पोस्टपोन करने का SCO की इस मीटिंग को, और क्यों, प्राइम मिनिस्टर की US जो हमारे PM है उनकी US की स्टेट विजिट की वजह से, वहाँ की ऑफिशियल विजिट की वजह से, और फिर इसको टर्न कर देने का या बदल देने का एक वर्चुअल समिट में, एक ऑनलाइन जो है कॉन्फ्रेंस में। कह रहे ये डिसीजन जो है ना ये होता, मे हैव बिन, ये हो सकता था एक डैम्पनर SCO के आउटकम्स पे। डैम्पनर वो होता है जो डैम्प कर दे चीज़ों पे, ठंडा पानी डाल दे, यानी कि चीज़ों को थोड़ा सा डिस्करेज कर दे। तो SCO के आउटकम्स में जो आने वाले थे, जो फ़ायदे होने वाले थे, उस पर थोड़ा सा हमें डैम्प कर दिया हमने, क्योंकि पहले मीटिंग को हमने आगे खिसकाया, फिर हमने बोल दिया अब इंटरनेट से करेंगे, है ना। डिसीजन जो इंडिया का, इसकी वो है मे हैव बिन। डैम्पनर आप समझ चुके हैं, जो स्पॉइल करे चीज़ों को, डिस्करेज करे। डैम से आप 3 इडियम्स बनाते हैं, इन इडियम्स को भी ध्यान रखना है। डैम स्क्विब, देखिए स्क्विब का मतलब होता है पटाखा, और डैम का मतलब होता है नम, जिस पे पानी डाला हो। नम पटाखा कौन सा होगा, जो बज ना पाए, समझे ना। ऊंची दुकान फीका पकवान, या लिखने को लिख भी देता हूँ, नहीं तो खुद से नोट बना लो। ऐसी चीज़ जो आपको डिस्करेज करे, जिसका आपने सुना तो बहुत हो लेकिन फिर भी डिस्करेज करे। ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है। डैम्प स्क्विब, ऐसा पटाखा जो जिस पे पानी पड़ा हुआ है, जो बजा ही नहीं। चलिए, वेट ब्लैंकेट क्या होता है जी, ब्लैंकेट मतलब कंबल, वेट मतलब गीला। गीला कंबल हर वो चीज़ है जो आपको डिस्करेज करती है। आप किसी चीज़ को करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव है, तैयार है, इतने में मैं आपके ऊपर एक गीला कंबल डाल दूँ, कैसा कैसा फील करेंगे आप, डिस्करेज फील करेंगे, बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो समथिंग दैट डिस्करेजेस, या अ डिस्करेजमेंट, ऐसा भी बोल सकता हूँ इसको, ठीक है, हतोत्साहित करने वाली कोई बात। और लास्ट में है शॉट इन द आर्म। क्या मीनिंग होता है इसका, शॉट इन द आर्म का मतलब होता है जी एक थोड़ा सा किसी को दिया गया बढ़ावा या बूस्ट। जब आप किसी के कंधे पे हाथ मार के बोलते हो ना, हेल्प करने के लिए किसी की, या किसी को बूस्ट देने के लिए, किसी को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, क्या करते हो आप, उसके कंधे पे, उसके आर्म पे हाथ मारते हो हल्का सा, तो ये वही शॉट इन द आर्म है। अ माइनर जो है एनकरेजमेंट, थोड़ा सा बूस्ट किसी भी इंसान को जो दिया जाता है। तीनों इडियम्स याद रखेंगे, आज के क्विज में आपसे पूछी गई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंडियाज कंसर्न्स विद होस्टिंग शी जिनपिंग गिवन द LAC हॉस्टिलिटीज़, और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शरीफ्स पॉसिबल ग्रैंड स्टैंडिंग, और इवन द ऑप्टिक्स ऑफ वेलकमिंग प्रेसिडेंट पुतिन या व्लादिमीर पुतिन मे हैव बिन फैक्टर्स। अब कह रहा है और भी रीजन्स हैं, इंडिया जो है इसको जो है ऑनलाइन करवा रहा है, इसके क्या रीजन्स हो सकते हैं। कह रहा है इंडिया के जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएँ हैं, इन 3 चीज़ों के साथ में। पहली चीज़ है होस्ट करना, शी जिनपिंग को इंडिया में, उसको इनवाइट करना, देखते हुए LAC पे होने वाली हॉस्टिलिटीज़ को या दुश्मनी को। तो वहाँ पे जवान लड़ रहे हैं और यहाँ पे शी जिनपिंग आ रहे हैं इंडिया में, है ना, SCO को ज्वाइन करने। तो ये भी तो इंडिया का कंसर्न है कि हम इसको यहाँ बुला ही नहीं सकते। दूसरा क्या, या फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की पॉसिबल ग्रैंड स्टैंडिंग। ग्रैंड स्टैंडिंग होती है जी ड्रामा, जो ब्रैगिंग आप करते हैं ना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं माइक पे, प्लेटफॉर्म लेकर के। तो हम ये भी नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ यहाँ आए और बड़े बड़े ड्रामा करके जाएं। या फिर ये वाला ऑप्टिक्स, ये वाला नज़ारा
जो है वेलकम करने का प्रेसिडेंट पुतिन को। भाई दुनिया इनको सैंक्शन करके बैठी है, इंडिया इनको वेलकम कर रहा है। कह रहा है ये तीनों ही बीमारियां थी हमारे साथ, इन तीनों वजह से, इन कंसर्न्स की वजह से भी हो सकता है ये भी हमारे फैक्टर हों एसईओ को वर्चुअल बनाने के। वे तीनों को बुलाएंगे ही नहीं यहाँ पे तो झगड़ा ही खत्म। ये तीनों के आने से ही हमें दिक्कत हो रही थी। कंसर्न्स की वर्ब है मे हैव बिन। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी। ग्रैंड स्टैंडिंग यानी ड्रामा, बड़ी बड़ी बातें आप करते हो जो माइक पे खड़े होके। ऑप्टिक्स मतलब नज़ारा या परसेप्शन। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे, क्लास के लास्ट में करवाता हूँ मैं। थोड़ा सा रह गया आर्टिकल, इसको पूरा कर लेते हैं। कह रहा है वट एवर द रीजन वाइल द नंबर्स हैमर्ड आउट अ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एंड जॉइंट स्टेटमेंट्स ऑन रेडिकलाइजेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा है कोई भी रीजन हो ठीक है, चलो, जहाँ जो मेंबर्स हैं उन्होंने हैमर आउट कर दिया, बड़ा जतन से बनाया नई दिल्ली डिक्लेरेशन को। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? एससीओ को जब नई दिल्ली ने चेयरमैनशिप किया तो क्या डिक्लेरेशन आया, क्या कम्युनिके निकला? तो कह रहे सभी मेंबर्स ने बड़ा मुश्किल से मेहनत करके हैमर आउट किया नई दिल्ली के डिक्लेरेशन को और जॉइंट स्टेटमेंट्स को। और ये थी रेडिकलाइजेशन पे यानी टेररिज्म पे, एक्सट्रीमिज्म पे और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे। कह रहे जहाँ ये सब हो गया, हुआ क्या? कह रहा हुआ ये, द गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू फोर्ज कंसेंसस ऑन अदर एग्रीमेंट्स। फिर भी हमारी सरकार जो है वो अनेबल रही, सक्षम ना हो पाई फोर्ज करने में, हैमर आउट करने में, जतन करके बनाने में कंसेंसस को यानी सहमति को दूसरे एग्रीमेंट्स पे। अब जिसमें क्या क्या शामिल है? जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल है इंक्लूडिंग के बाद में लिखी हुई, इंक्लूडिंग वन ऑन मेकिंग इंग्लिश अ फॉर्मल एसईओ लैंग्वेज। कह रहे जिसमें शामिल है वो वाला एक एग्रीमेंट जिसमें इंग्लिश को फॉर्मल एसईओ लैंग्वेज बनाया जाना था। कह रहे वाइल इंडिया डिस्पाइट बीइंग चेयर डिड नॉट एंडोर्स अ रोड मैप ऑन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। कह रहा और वहीं इंडिया चेयरमैन होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग चेयरमैन होने के बावजूद उसने इंडोर्स भी नहीं किया, उसने प्रमोट भी नहीं किया एक रोड मैप को, एक आगे के रास्ते को जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, एससीओ मेंबर्स के आपसी इकोनॉमिक रिश्तों का। और क्यों? प्रिज्यूमेबली ड्यू टू कंसर्न्स ओवर चाइनाज फुट इम्प्रिंट। कह रहे शायद उन कंसर्न्स की वजह से जो है चाइना के दबदबे के या इम्प्रिंट के या क्लाउड के। लंबा सेंटेंस है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें 3 चीज़ें बताई हैं, फिर से एक बार समझा देता हूँ। कह रहा है कोई भी रीज़न हो गोली मारो, क्यों हमने किसको क्यों नहीं बुलाया, वो छोड़ दो उस बात को। अब बात जो है वो ये वाली समझो कि ये मेंबर्स जो है ना, इन्होंने अपना डिक्लेरेशन तो बना दिया, जॉइंट स्टेटमेंट भी दे दी, एससीओ को बर्बाद नहीं होने दिया इस साल। रेडिकलाइजेशन पे, टेररिज्म पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, सब पे हमने बातचीत की। वहीं पे भारत सरकार 2 काम नहीं करवा पाई इनसे। पहला काम क्या है? इनसे कई कंसेंसस जो है फोर्ज ना करवा पाई, कई एग्रीमेंट्स पे सबके साइन ना करवा पाई, जिसमें शामिल था एक ये वाला एग्रीमेंट जिसमें इंग्लिश को एससीओ की लैंग्वेज बनाना था फॉर्मल। और कह रहे वहीं इंडिया मेंबरशिप या चेयरमैनशिप होने के लेने के बावजूद, चेयर होने के बावजूद एक रोड मैप नहीं बता पाई, आगे का रास्ता नहीं बना पाई या इंडोर्स नहीं कर पाई उसको, जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एससीओ मेंबर्स के बीच में। और ये शायद इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि इंडिया के कंसर्न्स थे चाइना के इम्प्रिंट को लेकर, चाइना के इकोनॉमिक दबदबे को लेकर के। तो इंडिया ने इकोनॉमी की बात ही नहीं की क्योंकि हमें पता है इकोनॉमी में चाइना हमें बीट करता है। आगे सेंटेंस समझ में? ये लंबा सेंटेंस। मेंबर्स की वर्ब है हैमर आउट करना, थ्रैश आउट करना या फोर्ज करना, एक ही बात है। तो ये फोर्ज वर्ड भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, किसी चीज़ को बड़े जतन से बनाना। यहाँ पे हैमर आउट करने की बात हो रही है डिक्लेरेशन को, और यहाँ पे फोर्ज करने की बात हो रही है कंसेंसस को। इंडिया की वर्ब है डिड नॉट एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब है सपोर्ट करना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इम्प्रिंट का मीनिंग आप देख चुके हैं, दबदबे को बोलते हैं। कह रहे विद इट्स एससीओ चेयरमैनशिप एंडिंग द गवर्नमेंट में नाउ बी फीलिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कह रहे अपनी चेयरमैनशिप के ख़त्म होने के साथ ही सरकार अब फील कर रही होगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का लॉ क्या होता है? नेट पे पढ़ना। जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर उसके रिटर्न्स बहुत कम आती हैं। सारा जूस निकाल लोगे गन्ने का, फिर पीछे कितना जूस बचेगा? तो सारा जूस हमने निकाल दिया है, चेयरमैनशिप खत्म हो रही है इसकी, अब हमारे पास ज़्यादा फ़ायदा इससे निकालने को बचा नहीं है। और ये बात हो रही है इसकी एससीओ एंगेजमेंट को लेकर के भारत की। करे जी वन दैट माइक मेक इट्स टास्क ऑफ होस्टिंग द G20 इवन मोर डिफ़िकल्ट। करे ये वही इंगेजमेंट है जो बना सकती है भारत के इस टास्क को, जो है मेज़बानी करने का G20 को, और ज़्यादा मुश्किल। हम आसान बनाने की सोच रहे हैं, इससे हो सकता है और मुश्किल भी हो जाए। गवर्नमेंट की वर्ब है मे नॉट बी, और दैट की वर्ब है माइट मेक। चलिए एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, आज उसको कई दिनों बाद रिपीट कर रहे हैं, कुछ नए स्टूडेंट्स भी होंगे वो भी सीख लेंगे। कभी भी जोग्राफिकल लोकेशंस के आगे द नहीं लगाना, किसी गली के नाम के आगे,
शहर के नाम के आगे, टाउन के, कंट्री के, कॉन्टिनेंट के द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। द नई दिल्ली गलत है, द जयपुर गलत है, द बनारस गलत है, द इंडिया गलत है ना। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि ऐसी लोकेशंस के नाम के आगे द लगाना है, यहाँ लिख देता हूँ ऑलवेज, जिनके नाम में प्लूरैलिटी आती हो, ऐसी जगहों के नाम जिनके नाम के पीछे एस आता है। फिलीपींस, नेदरलैंड्स, मालदीव्स, बहामास, पीछे एस आ गया ना, तो उनके आगे द लगेगा। या फिर नाम में यूनाइटेड आ रहा हो, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऐसी कंट्रीज़ के नाम के आगे द लगेगा। ठीक है। और एक एक्सेप्शन और है, इमेजनरी जो लोकेशंस हैं, जो लोकेशंस आपने बनाई नहीं है, कुदरत में बनी नहीं हुई हैं, आपने सोच रखी हैं, उनके आगे भी द लगता है। जैसे नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ग्रीनविच, इक्वेटर, ये सारे जो समझ पा रहे हो ना। या फिर कोई बॉर्डर्स हैं, द LAC, द LOC, द डुरान लाइन, है ना, मैकमोहन रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ये सारे जो बॉर्डर्स इंसानी हैं, जो इमेजनरी लोकेशंस हैं, इनके आगे अपने द लगाते हैं। तो इन जनरल किसी के आगे नहीं लगाना, लेकिन प्लूरल नाम वाली कंट्रीज़ के आगे या देशों के या टाउन्स के आगे द लगेगा, और इमेजनरी लोकेशंस भी अपने आगे द लेंगी। अब इस फॉर्मूला को अपने को अप्लाई करना है। द नेपाल इज़ 30 माइल्स इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेपाल 30 माइल्स नॉर्थ में है, उत्तर में है, भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नेपाल के आगे का द गलत है, इसको निकाल दो। इक्वेटर से पहले आपको द लगाना है। इक्वेटर एक इमेजनरी लाइन है, हमने बनाई है, कुदरत ने नहीं बनाई है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी इमेजनरी हेमिस्फीयर है, मतलब ये हमने सोच रखा है, अर्थ को दो हिस्सों में बांट करके, नॉर्दर्न साउदर्न ऐसा करके हमने बना के। समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे द, यहाँ पे द, यहाँ से निकाल दोगे, नेपाल के आगे ना लगाओगे। सेकंड वाले सेंटेंस को सभी लोग खुद से सही करेंगे, कमेंट्स में डालेंगे। नेदरलैंड्स इज लोकेटेड एट नॉर्थ पोल, सेपरेटेड बाय विद द US बाय मैग्नेट लाइन। वैसे तो ज्योग्राफिकली ये गलत लिखा हुआ मैंने, पर मुझे एक सेंटेंस बनाना था तो मैंने बना दिया। इसमें कोशिश करो कहाँ पे द लगेगा और कहाँ से निकलेगा। चलो कमेंट्स में डालना जिनको आता है। अब आ जाओ अपने क्विज पे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, इंडिया की मेंबरशिप को सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है? सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है SCO का मेंबर बनने का? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, एक जो है रीज़न आपको बताना है। हो सकता है आपको 2 आंसर्स यहाँ पे लगें, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलो सेकंड में पूछा है जी, जो आर्टिकल में इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया की मेंबरशिप का SCO में? यहाँ पे आपसे पूछा है जी इंडिया की मेंबरशिप का ऑब्जेक्ट, वाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और दूसरा क्या है इंडिया के हिसाब से उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक जैसे क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट हैं, इनको आपको ट्राई देना है। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहाँ से इनको आंसर्स को निकाल लेना है आपको। तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें में वो क्या पूछी है, डैम, स्क्विब, वेट ब्लैंकेट, शॉट इन द आर्म और हैमर आउट। चारों आपको आते हैं, ऑफ कोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है। इस छोटे से सेंटेंस में आपको 3 एरर्स मिलेंगी। एरर्स आपको वो द वाले कॉन्सेप्ट के आसपास मिल सकती हैं, कोशिश करो। और दूसरी आपको एरर मिल सकती है इस रेशो वाले कॉन्सेप्ट से। रेशो की वर्ब भी देख लेना कैसी लगेगी, सिंगुलर या प्लूरल। तीनों एरर्स को निकालो और कमेंट से मैच करो। मैंने भी निकाल करके वहाँ पे एरर्स डाल दिए हैं। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले आपको ज़रूर से बताएं कमेंट्स में। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। मुलाकात लेंगे आपसे कल। अंटिल देन